सर जो लेट अपीयरिंग सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें मेडिका और इन इनपेशेंट नहीं सर, इन मटीरियल। सिम्टम्स का मतलब होता है, देखो ह्यूमेनियन प्रूविंग स्पेशली मेडिका का प्यूरा क्रोनिक डिजीज में ये टाइम लाइन दिया हुआ है। एक रिपीटेशन ऑफ डोज प्रूवर को हम दे रहे होते हैं। जहाँ प्रूवर एक सिम्टम देना शुरू करता है वहीं पे हम अब रिपीटेशन ऑफ डोज को रोक देते हैं। अब उसके बाद सिर्फ प्लेसिबो दिया जाता है, नॉन मेडिसिनल, या फिर ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब क्या होता है कि आज सपोज डे 1 था अपीयरेंस ऑफ सिम्टम का, आज हमने लास्ट डोज दिया। अब 2 घंटे के बाद एक सिम्टम आया, 4 घंटे के बाद एक सिम्टम आया, पेशेंट को हम अभी ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। 2 दिन के बाद एक सिम्टम आया, अभी तक हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है। 10 दिन के बाद एक और सिम्टम आया, 15 दिन के बाद एक और सिम्टम आया, 18 दिन के बाद एक और सिम्टम आया। तो ये लास्ट डोज के बाद जितने देर के बाद ये आता जाएगा वो टाइमलाइन दिखाता जाता है। और सबसे लास्ट दिन तक कितने दिन तक ऐसा होता है कि वो सिम्टम आ रहा होता है, वो लास्ट जो सबसे लास्ट होता है दैट इज कॉल्ड लेटेस्ट, सॉरी मतलब सबसे लास्ट अपीयर्ड सिम्टम। और ये जो सीक्वेंस होता है सिम्टम्स के अपीयर होने का दैट इज कॉल्ड लेट अपीयरेंस सिम्टम। इसका सिग्निफिकेंस के लिए अब सपोज हेरिंग के एक एग्जांपल दिया कि हेरिंग ने उसको बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो जितना लास्ट में अपीयर होता है सिम्टम वो उस सिम्टम्स का बहुत, उस रेमेडी का बहुत फाइनर और बहुत सेंसिटिव सिम्टम माना जाता है। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं, एक कॉज एंड इफेक्ट। जब कॉज बहुत रिसेंट होता है, इंटेंस होता है, तो उसका इम्पैक्ट होता है। उस इम्पैक्ट की वजह से एक मैनिफेस्टेशन बहुत सारे कुछ निकल के आते हैं। बट अब कॉज जैसे 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 धीरे धीरे पुराना होता चला जाता है, वो इम्पैक्ट जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है, आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ वैनिश होती चली जाती है। बट कुछ ऐसी चीज़ है जो इतना दिन के बाद भी अब वैनिश नहीं हुई, इतने दिन के बाद भी अब वो फीलिंग आ रही है। उससे रिलेटेड बहुत सारे बंच ऑफ फीलिंग्स थे, सब धीरे 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 चला गया। एक वाली फीलिंग अभी भी बनी हुई है, 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, 1 महीने हो गए, अभी भी वो फीलिंग बनी है। मतलब डायनामिकली हाउ मच सेंसिटिव दिस सिम्टम इज, कि इतनी पुरानी बात हो गई आज भी उस बात का दुख बना हुआ है। दैट मीन्स ये वाला इम्पैक्ट इस प्रूवर के अंदर इसकी वजह से कितना प्रोलॉन्ग्ड रहा है, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा इसके अंदर इम्पैक्ट किया है। और ये इम्पैक्ट के क्लोजनेस के साथ नहीं है, बहुत जितना दूर के साथ है तो वो डायनामिकली उतना ज़्यादा उसके अंदर इम्पैक्टफुल होता है। और तभी डायनामिक लेवल पे उस सिम्टम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। फिर वही कहेंगे कि अब देखोगे जब हम एक इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी डायनामिक एक फिजिकल एस्पेक्ट या बहुत सारी एक एस्पेक्ट को लेके आता है। उस टाइम पे तभी वो एक मैनिफेस्टेशन बड़े बंच में होता है। बट धीरे 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 वो चीज़ें चली जाती है, जो हम बोलते हैं ना, एक बड़ा अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल है कि डू नॉट promise anyone when you are very much happy, and do not take any decision when you are very much angry. क्यों? कि इस वक्त उस इमोशन के इम्पैक्ट में आप इतने हो कि आपका डिसीजन जो होगा वो गाइडेड बाय दीज इमोशंस ज़्यादा होगा। लेकिन यही प्रॉमिस या यही डिसीजन इस इमोशंस के हाइट के इम्पैक्ट के बाद जितना देर के बाद लोगे उतना ज़्यादा वो मैच्योर डिसीजन होगा,
वो रिसेंट इम्पैक्ट का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर कम होगा। समहाउ, हम एग्जैक्टली इसको मैच नहीं कर रहे, बट समहाउ यू कैन कोरिलेट लाइक दिस कि उस टाइम जो प्रूविंग मेडिसिन का उसका जो बाकी इम्पैक्ट था वो सारा कुछ सबसाइड हो चुका है, उसके बाद भी अगर ले रहे हो तो दिस इज अ वेरी फाइनर डायनामिक मैनिफेस्टेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर यही क्या मतलब हम इसको इक्वल टू मान सकते हैं पेशेंट में जो रीसेंट सिम्टम्स आ रहे हैं उसके? पेशेंट के अंदर सिम्टम्स रिसेंट और ओल्ड, इसका दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड दैट यू हैव टू कंसिडर। एक जो हम कहते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम, कैसे कैसे पेशेंट में सिम्टम्स का क्रोनोलॉजी डेवलप हो रहा है, ये समझने के लिए, पेशेंट के प्रोग्नोसिस को भी, डिजीज को भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूविंग में इस चीज़ को समझने के लिए रिचर्ड ह्यूज का जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस है, इस किताब में आपको मिलेगा। बाकी सारे किताबों में ये पैटर्न नहीं है दिया हुआ डेवलपमेंट का सिम्टम का। प्रिस्क्राइबिंग के सिग्निफिकेंस में आपको यहाँ पे दो चीज़ बताएंगे। नंबर वन कि पेशेंट ने अगर कोई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई मेडिसिनल इम्पैक्ट नहीं लिया और बीमारी बढ़ती चली गई जो भी है, तो सबसे जो अभी रिसेंट पिक्चर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। बट अगर इन द कोर्स ऑफ टाइम पेशेंट ने कुछ ट्रीटमेंट या कुछ इन्फ्लुएंस ले लिया है, तो अब ये रिसेंट वाला जो है ये मिक्स्ड अप सिम्टम होता है, ये कंजॉइंट सिम्टम हो जाता है फॉर्म में, ये एक तरह का एडल्ट्रेटेड सिम्टम आ जाता है। अब यहाँ पे प्योर सिम्टम लेने के लिए बिफोर दैट इंटरेक्शन, उसके पहले का सिम्टम आप पकड़ लोगे, देन दे आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिस्क्रिप्शन। सो इन केस ऑफ पेशेंट, डायरेक्ट ये कहना कि पहला सिम्टम लेंगे या बाद वाला सिम्टम लेंगे, ये जस्टिफाइड नहीं है। इसको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कोई इंटरेक्शन हुआ है तो इंटरेक्शन के पहले का सिम्टम लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ये अनटच्ड वर्जिन है तो सबसे लेटेस्ट जो आ रहा है वो सिम्टम लेंगे, वो प्रिस्क्राइबिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम्स होते हैं हेरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग कि पिछले सिम्टम वापस आते हैं जब हम अगर सही दवाई दें। तो सर इसके अंदर हम कैसे समझते हैं कि दवाई सही है? ओल्डर सिम्टम्स जो आए तो कितने पीछे तक आएंगे पेशेंट के? जैसे कई बार पेशेंट बचपन से ही बीमार है, कई बार पेशेंट टीनेज में बीमार होना शुरू हुआ कि पहले टाइफाइड हुआ, फिर ट्यूबरकुलोसिस भी हो गया था टीनेज में, और अब पेशेंट किसी एक चीज़ के लिए आया हुआ है, किसी क्रॉनिक चीज़ के लिए। तो हम यहाँ कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ओल्डर कितना जाना है और कब वो ओल्डर जाके रुका तो हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है? देखो, अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम दो तीन एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे उसका कोरिलेशन होना चाहिए। एक होता है कि जब पेशेंट के लाइफ में स्पेशली आफ्टर बर्थ कोई इम्पैक्ट हुआ और वो सपोज एक डिजीज़ डेवलप हुई, वो आप किसी अनहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद आपने उसको सप्रेस कर दिया, फिर वो एक सॉइल को और एक पॉल्यूट करके एक और बिगर ससेप्टिबिलिटी बनाता है किसी और पैथोसिस के फॉर्म में, फिर एक चीज़ निकल के आई, फिर आपने उसको अनहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया, फिर वो सप्रेस हुआ, कुछ टाइम के बाद फिर आपको एक और बिगर पैथोलॉजी लेके आई। अब जब आप उसको अच्छे से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हो तो सबसे पहला फिगर आउट तो ये होता है कि जो अभी प्रेजेंटिंग सिम्टम है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो सबसाइड करेगा, उसमें एक बेटरमेंट आएगी। बेटरमेंट आने के बाद एक फेज आएगा जब पेशेंट विल फील फ्री बट देयर इज नो अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम। ये पेशेंट फ्री होने के बाद, सिम्टम रिलीफ होने के बाद, अब पुराना सिम्टम जो है वो निकल के आएगा इसके अंदर। ये जो पुराना सिम्टम निकल के आएगा, दैट इज नॉट द एग्जैक्टली डिजीज्ड कंडीशन ऑफ हिज प्रीवियस इलनेस।
rather it is the symptoms like that previous illness. हनीमैन के टाइम भी एक बड़ा अच्छा इशू उठा था बहुत सारे केसेस में, जब आफ्टर सप्रेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस मेनिया डेवलप हो रहा था. व्हेन एन पेशेंट वाज ट्रीटेड फॉर मेनिया, tuberculosis like symptom appear, and at that time tuberculosis was incurable, it was very almost fatal. तो लोगों के अंदर एक बड़ा डर था कि मेनिया है, दिमाग खराब है, बट फिर भी जिंदा तो है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा तो मर जाएगा. देन इट वाज एक्सप्लेन्ड कि वो जो ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हुआ है, इट इज नॉट ट्यूबरक्लोसिस, इट इज ट्यूबरक्लोसिस लाइक मैनिफेस्टेशन, and it will disappear with this the same medicine. Mostly, very rarely some other medicine is required, very rarely, otherwise it will be disappeared by the same medicine, or sometimes by 1 or 2 dose repetition of the same medicine. But it is जो ओल्ड सिम्टम निकल के आता है वो लाइक दैट डिजीज होता है, एग्जैक्टली दैट डिजीज नहीं होता. ये एक फेज हुआ. दूसरा फेज हुआ कि किसी के फैमिली में, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मतलब आप बांध नहीं सकते कि पेरेंट्स के अंदर ही सेपरेशन हुआ है कोई एक बीमारी का तो ये सिम्टम वो ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर भी हो सकता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर भी हो सकता है, ये बहुत दूर तक भी जा सकता है जहाँ से सेपरेशन लेके आया है. अब होता यह है कि ऐसे कंडीशंस में एग्जैक्टली जो 2 जनरेशन पहले कोई एक डिजीज सप्रेस हुआ था उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं होता कि वहाँ का वो सिम्टम जो है एग्जैक्टली निकल जाए. बट वो जो सप्रेशन जो एक मैज़मेटिक फ्लो लेके आया है, उस मैज़मेटिक पैटर्न का एक्सप्रेशन डेवलप होता है, और उसमें आप देखोगे कि कुछ फॉर्म ऑफ सोरिक मैनिफेस्टेशन निकल के आएगा, कुछ फॉर्म ऑफ किसी को साइकोटिक मैनिफेस्टेशन निकल के आएगा, इन जनरल कुछ फॉर्म ऑफ सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन निकल के आएगा. दैट मीन्स एग्जैक्ट वो टाइप ऑफ नेचर ऑफ द डिजीज नहीं आया, बट पैटर्न ऑफ द मैजन के एक्सप्रेशंस का सिम्टम निकल के आता है. और इसी वजह से हम अक्सर पूछते हैं कि किसी केस में देखोगे कि उस पेशेंट को बर्थ से लेके अभी तक कोई स्किन डिजीज नहीं हुआ, बहुत अच्छे से आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, और अचानक अब उसको एक्जिमेटस लाइक इरप्शंस डेवलप होता है, एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, किसी बाहरी कारण की वजह से नहीं हुआ. And after inquiry, if you are getting that in the family history, either in parents or their grandparents, there was a history of suppression of skin. So, ये skin exactly वही disease part है ऐसा जरूरी नहीं है, but वो suppression of soric manifestation के form में निकल के आएगा. Sometimes it appears in the form of discharges. Sometimes it appears in the form of warts. Sometimes it appears in the form of certain type of ulceration. और इससे हमको एक इंडिकेशन मिलता है कि इसके अंदर ये देखो सिफिलिटिक डिजीज के सेपरेशन का मैनिफेस्टेशन निकल के आ रहा है, अगर ये साइकोटिक के मैनिफेस्टेशन निकल के आ रहा है, ये सोरिक मैनिफेस्टेशन निकल के आ रहा है. तो जेनरेशन बैक जो कई जनरेशन पहले भी अगर वो चला आ रहा है तो उसका भी एक्सप्रेशन निकलने की पॉसिबिलिटी होती है जो उस चाइल्ड में आएगा या उस बड़े में भी आएगा. सर अभी आपने बोला था कि एक एक्जिमा लाइक सिम्टम्स अपीयर हुए एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो सर यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर मतलब? एक्सटर्नल फैक्टर इसलिए बोलते हैं कि ये जज करना ज़रूरी है कि अभी कोई नए बीमारी निकल के आया तो ये रीअपियरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम है या कोई एक रिसेंट इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ जिसका ये मैनिफेस्टेशन निकल के आया है. अभी कोई करंट कोई इन्फेक्शन लग गया उसकी वजह से आया है, अभी कोई करंट एक्साइटिंग कॉज हो गया उसकी वजह से आया है. तो यहाँ पे इसलिए ये एक्सटर्नल फैक्टर देखा जाता है कि ये जज करना ज़रूरी है
तो ये अभी किसी इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं आया है, अदरवाइज इट विल बी नॉट कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ रीअपियरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम। तो मतलब ये जो सर कॉज है ये कोई मेंटल टर्मोइल भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, चाहे फिजिकल मेंटल या कुछ। फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, साइकिक लेवल पे भी हो सकता है, डायटिक लेवल पे भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, कई सारा चीज़ें जिससे हो सकता है। अब सपोज कर लो अभी वो कांटेक्ट विद सम स्कैबीज पर्सन्स के कांटेक्ट में आ गया, अब उसको स्कैबीज लाइक इरप्शंस डेवलप हो गया, तो अब हमने इसको समझ लिया तो सोरिक मैनिफेस्टेशन रीअपियर हो रहा है। इट इज़ नॉट दैट सोरिक रीअपियरेंस, इट इज़ रिसेंट इन्फेक्शन, फर्दर एक और इन्फेक्शन हो गया उस इन्फेक्टिव डिजीज की वजह से। तो इसको हम अगर रीअपियरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम समझ के बैठ गए थे और गलती, इसलिए रीअपियरेंस में बाकी सारा फैक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी वो उस कैटेगरी में आएगा। सर जैसे ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स कई जगह पे हैं, तो ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर हमें वो मिलेंगे कैसे पेशेंट में, हम यूज़ कैसे करते हैं? देखो इसका दो बड़ा अच्छा एक पार्ट है। अगर आप हनीमैन का मेटेरिया मेडिका प्यूरा, ब्राइनिया, इग्नेशिया इस तरह की ड्रग को पढ़ के देखोगे, देयर यू विल फाइंड अल्टरनेटिंग सिम्टम। इसको समझने के लिए ऑर्गेनल में जब आप प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन देख रहे हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक सिम्टम जो किसी पॉजिटिव एजेंट या मेडिसिन की वजह से आया, उसके रिफ्लेक्स में जब सिम्टम आता है, उसके रिएक्शन में जो सिम्टम आता है, हम उसको कहते हैं सेकेंडरी। और फिर प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन को आप फिर बांटते हो काउंटर एक्शन और क्यूरेटिव एक्शन। अल्टरनेटिव एक्शन में आपको मिलेगा कि प्राइमरी एक्शन के जैसा एक सिम्टम आया और प्राइमरी एक्शन के फिर अपोजिट सिम्टम आया, बट आफ्टर फ्यू डेज अगेन प्राइमरी एक्शन सिम्टम जो है वो रिटर्न बैक हो जाएगा। अगर वो सेकेंडरी एक्शन है तो दोबारा से फिर प्राइमरी एक्शन का सिम्टम रिटर्न बैक नहीं होता। अगर वो सेकंड एक एक्शन के बाद अपोजिट एक्शन हुआ और फिर वैसे ही रिटर्न आ गया, इसका मतलब सेकेंडरी काउंटर एक्शन नहीं है या सेकेंडरी एक्शन नहीं है, कि प्राइमरी एक्शन ही अभी चल रहा है। और प्राइमरी एक्शन के स्टेट में ही ये दो अपोजिट स्टेट जब आता रहता है तो हम उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग सिम्टम। अल्टरनेटिंग सिम्टम का एक बहुत अच्छा थेरेप्यूटिक यूटिलाइजेशन मैंने बताया है, वही ब्राइनिया और इग्नेशिया पर देखोगे कि इट इज़ वेरी यूजफुल कि इफ़ यू हैव प्रिस्क्राइब्ड वन डोज, सपोज ब्राइनिया 200, you have prescribed one dose. At the moment when the action of medicine interfere with the manifestation of vital force, उस टाइम पे vital force अल्टरनेटिंग एक्शन में अगर है तो कौन से वाले फेज में है, और जब मेडिसिन एक्ट कर रहा है इसके अंदर भी अल्टरनेटिंग एक्शन का पावर है, तो ये कौन से फेज में है। अगर वो दोनों ही एक फेज पे नहीं है तो मेडिसिन वहाँ पे एक्ट नहीं करती, और देयर मे बी चांसेस कि वो दोनों एक फेज में ना हो। और तभी हनीमैन ने कहा है कि जब अल्टरनेटिंग एक्शन वाले जो इस तरह के ड्रग हैं तो यू हैव टू प्रिस्क्राइब वन मोर डोज, कि अगर पहला डोज वो मिस कर गया तो दूसरा वाला फिर वहाँ पे वो कैचअप कर लेगा। सिमिलर में फॉर एग्जांपल अगर डायरिया कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट हो रहा है, तो जब मेडिसिन और वाइटल फोर्स का दोनों का जब मेडिसिनल एक्शन और डिजीज एक्शन जब एग्जैक्टली मिल रहा है, उस मोमेंट पे सपोज कर लो अगर वाइटल फोर्स जो ओरिजिनल डिजीज है वो कॉन्स्टिपेशन वाले स्टेज पे हो और ये मोमेंट वहाँ पे डायरिया वाला प्रोड्यूस कर रहा हो अल्टरनेटिव एक्शन का, तो अब तो सिमिलरिटी मैच कर रहा है, तो अब वो सेंसिटिविटी एक्ट नहीं करेगी। सिलेक्टेड रेमेडी सही है बट रिजल्ट नहीं हो रहा है, देयर इज नीड ऑफ अनदर वन डोज, तो फिर वहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी आपको चेंज हो सकती है। तो अल्टरनेटिव एक्शन का एक ये यूटिलाइजेशन है।
और अल्टरनेटिंग एक्शन में अक्सर देखोगे कि टू अपोजिट स्टेट ऑफ द सेम डिजीज कंडीशन इज गोइंग ऑन, डायरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन, एंड समटाइम्स टू डिफरेंट कंडीशंस आर आल्सो अल्टरनेटिंग। अब वो अल्टरनेटिंग डिजीज होता है, वो अल्टरनेटिंग सिम्टम नहीं होता, ये दोनों में फर्क होता है। जो आप इंटरमीडिएट डिजीज पढ़ते हो वहाँ पे टिपिकल और एटिपिकल, तो वो जो टिपिकल और एटिपिकल है, टिपिकल तो आप इंटरमीडिएट कर लिया, एटिपिकल में क्या होता है, अल्टरनेटिंग, दो और दो से ज़्यादा डिजीज स्टेट आपस में अल्टरनेट कर रहा है। वहाँ पे दो और दो से ज़्यादा, सपोज कर लो माइग्रेन एक मौसम में होता है, डायरिया एक दूसरे मौसम में होगा, तीसरे मौसम में उसको कन्वर्शंस का ये कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग तीन है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग डिजीज। अल्टरनेटिंग डिजीज एंड अल्टरनेटिंग सिम्टम्स आर नॉट सेम। यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, अल्टरनेटिंग सिम्टम की जब बात कर रहे हैं, सेलेक्टेड मेडिसिन गिव वन डोज। अल्टरनेटिंग डिजीज में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जब आप केस टेकिंग कर रहे होते हो, तो अभी जब आपके पेशेंट आया है तो वो सपोज 3 फेज का अल्टरनेटिंग है, तो एक फेज लेके आया है, 2 फेज वाला डिजीज अभी नहीं है। आप क्या करते हो, प्रेजेंटिंग कंप्लेन में सिर्फ इस फेज को लेते हो, बाकी जनरलिटीज मिलाया और प्रिस्क्राइब करते हो, उस 2 फेज को आपने कंसिडर नहीं किया, दैट इज योर मिस्टेक। ऐसे कंडीशंस में आपको इस तीनों फेज को कंसीडर करना पड़ेगा इन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। वो तीनों फेज जो अल्टरनेट कर रहा हो टाइम टू टाइम, एंड देन योर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी विल बी परफेक्ट। इफ यू विल नेग्लेक्ट टू, देन इट विल बी पार्शियल। सर जैसे बहुत सारी जगह पर रिफ्लेक्स वर्ड यूज़ किया गया है सिम्टम से पहले, यूट्राइन रिफ्लेक्स या कोई भी रिफ्लेक्स, तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्स सिम्टम सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है, उस पर देखोगे पेशेंट को सिम्टम चाहे किसी भी ऑर्गन में हो, किसी भी सिस्टम में हो, उस सिम्टम का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो पेशेंट का जो मेन सॉइल होता है, वो एक डिफिनेट पार्ट या डिफिनेट ऑर्गन से उसका ओरिजिन ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सीपीआर में आप देखते हो रिफ्लेक्स यूटेराइन सिम्टम। अब किसी को क्लोएज्मा होता है, इसका कॉज डिस्टर्ब यूटेरस भी हो सकता है, जिस तरह से स्पेशली हाइजीन मेंटेन नहीं हो, ल्यूकोरिया बहुत प्रोफ्यूज हो, या आफ्टर डिलीवरी या हार्मोन्स से रिलेटेड, बट वहाँ पे एक यूटेराइन डिस्टर्बेंस पहले डेवलप होता है और ये पेशेंट को पहले चलता है, और खास के देखोगे आफ्टर प्रेगनेंसी ये सिम्टम्स डेवलप हो रहा है। तो ये यूटेराइन एरिया पे सबसे पहले सिम्टम्स, पैथोलॉजी जो भी है सिम्टम्स डेवलप हुआ। अब उसके सफरिंग के बाद अब डिफरेंट जगह पे कुछ कुछ मैनिफेस्टेशंस निकल के आ रहा है। ये एक एग्जाम्पल बताया। आपको मिलेगा बहुत सारे मेल पेशेंट में भी क्लोएज्मा और ब्राउन पैचेस मिलेंगे फेसेस पे, तो अब वहाँ तो यूट्रस है, तो डेफिनेटली वहाँ कॉज कुछ और होगा, और वहाँ पे लीवर डिजीजेस और मेलानिन का जो भी है डिस्फंक्शंस वो मिलेगा। तो वहाँ पे यूटेरस तो कॉज नहीं है, बट सिम्टम्स वही है, मैनिफेस्टेशन उसी तरीके का है। तो मैनिफेस्टेशंस जहाँ पे पेशेंट का पहला प्राइम इंडिकेशंस रूट जो डिस्टर्बेंस का है, उसके रिलेटेड उसके रिफ्लेक्शंस में जो सिम्टम निकलेगा, तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्स। एस्कुलस में मिलेगा, देखो रिफ्लेक्स रेक्टल सिम्टम। अब वहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ एस्पियर उसकी जो डिस्टर्बेंस होती है वो पोर्टल हाइपरटेंशन लीडिंग टू हेमरॉइड्स एंड डिस्टर्बेंस ऑफ रेक्टम।
and from this different other manifestations you will find in the patient, but origin first soil जो है वो disturbance का वो वहाँ पे मिलेगा। तो अगर बहुत शॉर्ट में आप कहो तो पेशेंट का जो मेन सेंटर जो होता है ना, पिन पॉइंट अगर करो उन सेंटर को, तो वो उस पार्ट पे होगा जिसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ दिस ड्रग। उसके बाद से बाकी बहुत सारा सिम्टम्स अलग अलग आपको मिलेंगे, एंड दैट इज स्पेशली कॉल्ड रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्राइन, रेक्टम, एक्सवाइजेड, आप जो भी यूज करो। ठीक है सर।